आईएमएफ ने एक नया मुतालबा रख दिया है कि गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाएं, तो हमारी कंपनीज कैसे सर्वाइव करें? अब जो है सब सोलर लगा रहे हैं। इवन दो मुल्क में पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, सारी कंपनीज कैपिटल एलोकेट कर रही होंगी टुवर्ड्स पावर, अच्छा आउटकम नहीं निकलेगा इसका। तो वो गरीब का बच्चा भी जब बिस्किट लेने के लिए जाता है तो वो 18% उसके ऊपर टैक्स पे कर देता है। कोई दुकानदार कितने पैसे कमाता है तो मुश्किल होगा असेस करना। तो जब इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर देगी तो टैक्स कलेक्शन खुद बढ़ जाएगी। दुकानों पे टैक्स भी ना कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं डिस्कस हो रही थी, तो 80 अरब रुपए की बात हो रही थी। कोई गेम चेंजिंग नंबर नहीं है वो। इस साल हम तकरीबन कोई 8 ट्रिलियन रुपए तो हुकूमत सूद में देगी, वो सूद पे करने के लिए पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे। सर, ये मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रही है जबकि हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स तो कोई खास अच्छे नहीं है? मार्केट बहुत ऊपर इसलिए चली गई है क्योंकि मार्केट नीचे बहुत ज़्यादा आ गई थी। इन्फ्लेशन रैपिडली कम हुई है, इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो फॉलो करेंगे इसको अल्टीमेटली। पाकिस्तान $2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहा था, 400-500 मिलियन डॉलर का महीने का करंट अकाउंट सरप्लस कर रहा है। तो बैंक्स की अर्निंग्स बहुत बढ़ गई हैं, सीमेंट कंपनीज की अर्निंग्स बढ़ गई हैं, ऑटो में जो है कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो गई है। अर्निंग्स आ रही हैं, जो हमारा लास्ट ईयर गुजरा है उसमें भी बेहतर थी, तब तो मार्केट नहीं परफॉर्म कर रही। देखिए, मुल्क डिफॉल्ट होने वाला था उस वक्त। पाकिस्तान की मार्केट श्रीलंका की डिफॉल्ट हुई हुई मार्केट से भी सस्ती हो गई थी क्योंकि लोग डरे हुए थे। इंडिया की स्टॉक मार्केट है 24.5 टाइम्स अर्निंग, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अब बढ़ने के बाद हो गई है 7 टाइम्स अर्निंग। यहाँ इन्वेस्टर ज़्यादा फायदे में रहता है या ट्रेडर ज़्यादा फायदे में रहता है? किसी ने अगर लाख रुपए 2000 में डाले थे तो आज उसके पास 50 लाख रुपए हैं। और मुल्क बहुत बुरा चला है पिछले 24 साल में। हमारी स्टॉक मार्केट में सट्टेबाजी और इनसाइड ट्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, हर मार्केट में होती है और 500 में से ना हर वक्त 2 स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हो रहा होता है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन पूरी मार्केट को इस वक्त कोई भी नहीं ला सकता। इस वक्त 50% बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अगले 20 साल तो ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही कर सकते हो, लो क्वालिटी असेंबलिंग टाइप। हमारी इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, गैर मुल्की सरमायाकारी भी नहीं आ रही। बजट से पहले आईएमएफ ने बिजली और गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ाने का मुतालबा भी किया है, तो यानी हालात तो अच्छे नज़र नहीं आ रहे। मगर इसके बावजूद हमारी स्टॉक मार्केट बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। 100 इंडेक्स इस वक्त हिस्टोरिक हाई पर है। आखिर स्टॉक मार्केट में चल क्या रहा है और हमारे इकॉनमी के ऐसे कौन से बेसिक इश्यूज़ हैं जिनको रिजॉल्व किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते? आज की पॉडकास्ट में हम ये तमाम बातें करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं यूसुफ फारूक साहब, जो डायरेक्टर रिसर्च चेस सिक्योरिटीज़ हैं और हमारी मार्केट और इकोनॉमी को अच्छे से समझते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, सबसे पहले आप अपना तारुफ खुद इन शॉर्ट करवा दें और ये भी बता दें कि आप स्टॉक मार्केट में कब से काम कर रहे हैं और कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ के लिए आपने रिसर्च वर्क किया है। देखिए, इस वक्त तो मैं डायरेक्टर रिसर्च हूँ चेस सिक्योरिटीज़। मैंने काम शुरू किया था, मैंने स्टॉक्स लेना शुरू किया था कोई 2009-2010 में, और मैंने सेक्टर में फॉर्मली काम करना शुरू किया था 2012 में फॉर्चून सिक्योरिटीज़ से। तो मैं ग्रेजुएट होने से कुछ महीने पहले, 6-7 महीने पहले, मुझे एक फॉर्चून सिक्योरिटीज़ में अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो मैं वहाँ रिसर्च एनालिस्ट चला गया था। फिर फॉर्चून में मैं 2014 में हेड ऑफ़ रिसर्च बन गया था। 2016 में मैं जेएस इन्वेस्टमेंट्स में हेड ऑफ़ रिसर्च था। उसके बाद मैंने एक कंपनी में काम किया, प्रोविडस कैपिटल, वहाँ पे मैं फ़ंड मैनेजर होता था। और अब जो है मैं चेस सिक्योरिटीज़ में डायरेक्टर रिसर्च हूँ। मुझे ये बताएं कि अभी बजट आ रहा है, बजट से पहले आईएमएफ ने एक नया मुतालबा रख दिया है कि गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाएं। इन केस अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है और ये कीमतें बढ़ जाती हैं तो हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बहुत बढ़ जाएगी, तो हमारी कंपनीज कैसे सर्वाइव करेंगी? ये डैमेजिंग होगा हमारे लिए? देखिए, बिल्कुल कुछ टेक्सटाइल वगैरह की कंपनीज़ हैं जो ज़ाहिर है इंटरनेशनली कम्पीट करती हैं, और इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, जिन ममालिक से जो है ये कंपनीज़ कम्पीट करती हैं, वहाँ पे बिजली के रेट काफ़ी कम है। तो कंपनीज़ को ज़ाहिर है कुछ मुश्किलात का सामना होगा। एक ये होगा, दूसरा ज़ाहिर है कंपनीज़ अपनी ख़ुद की पावर जनरेशन की कोशिश करेंगे। जो काफ़ी कंपनीज़ ने, आपने देखा और सुना होगा कि सब सोलर लगाते जा रहे हैं और चीज़ें करते जा रहे हैं, तो सब कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को ग्रिड से दूर करते जाएँ। तो इससे होगा यही कि कंपनीज़ को जो नई मशीनरी में और नए प्रोडक्ट्स में पैसे डालने चाहिए, उसकी जगह कंपनीज़ अपनी पावर प्रोडक्शन में और पैसे डालने शुरू कर देंगी। तो कैपिटल एलोकेशन थोड़ी चेंज होगी, और ज़ाहिर है इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा। जब इतने पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, वो यूज़ करने की जगह अगर कंपनीज़ अपने पैसे मज़ीद पावर लगाने में इस्तेमाल करेंगी और प्रोडक्ट बनाने की जगह, तो ज़्यादा प्रोडक्शन होने की जगह जो है वो ज़्यादा पैसे फिर दोबारा पावर में लग रहे होंगे। ये हमने बहुत दफ़ा देखा है पाकिस्तान में होते हुए कि पहले सबने फर्नेस ऑयल के पावर प्लांट्स लगाए, बिजली मिलती नहीं थी। फिर सबने गैस के लगाए कि भाई महंगी मिलती है, और अब जो है सब सोलर लगा रहे हैं। तो इवन दो मुल्क में पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, सारी कंपनीज़ कैपिटल एलोकेट कर रही होंगी टुवर्ड्स पावर, तो ये कोई अच्छा आउटकम नहीं निकलेगा इसका। तो हमारी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी? देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी।
लेकिन कंपनी ज़ाहिर है कोशिश करेंगी कि उनका जो भी प्रॉफिट या रिजर्व्स हैं उनके पास, उनसे पावर जनरेट करने की कोशिश करें। और दूसरा ये है कि कंपनीज़ कोशिश करेंगी कि लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा करें और पावर यूज़ करने वाले काम ना करें। और पाकिस्तान का पावर का इशू रिज़ॉल्व ही इस तरीके से होगा कि मुल्क जो है वो ज़्यादा पावर यूज़ करे। अब ज़्यादा पावर यूज़ करेंगे तो कैपेसिटी पेमेंट ज़्यादा यूनिट्स पे डिवाइड होगी। वो होने की जगह जो है फिर जो है कंपनीज़ जो है दोबारा यही सोलर वगैरह लगाना शुरू कर देंगी। तो ये तो फिर कारखाने हमारे ऊपर बोझ बन जाएंगे, हम तो इनकी बिजली इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहे क्योंकि इतनी महंगी है ये। देखें, एक सॉल्यूशन जो है ज़ाहिर तकलीफ़देह सॉल्यूशन होगा, वो सॉल्यूशन ये है कि पाकिस्तान में आधी बिजली तकरीबन घरों को मिलती है, जिसमें से एक बहुत बड़ा पोर्शन उन लोगों को मिलता है जो 300 यूनिट से कम इस्तेमाल करते हैं। देखें, वो सब्सिडी कम्प्लीटली ख़त्म करनी पड़ेगी। सही है, बिजली जितने की बनती है उन लोगों को भी उतने की ही देनी पड़ेगी, ताकि आप इंडस्ट्री को यूसुफ 9-10 भाई, सेंट पे अभी बिजली तो दे मेरा ख्याल सकें। सब्सिडी नहीं है बिजली के ऊपर। देखें, जो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको तो बिजली सस्ती मिलती है। सही है, सस्ती उनका है, सब्सिडी नहीं है गालिबन उनके उन ऊपर भी। अब देखें, वो डिपेंड करता है कि आप लफ्ज़ सब्सिडी को जो है वो किस तरीके से देखते हैं। तो अगर 300 यूनिट वाले को बिजली सस्ती मिल रही है और किसी और को महंगी मिल रही है, तो आपको वो डिफरेंस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करना होगा। और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर आपको कोई और चीज़ सोचनी होगी। जो रेजिडेंशियल का प्रॉब्लम होता है ना, रेजिडेंशियल बिजली के यूज़र का, वो ये होता है कि वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है और सर्दियों में बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है, और उस पूरे की एक कैपेसिटी पेमेंट आती है। बिल्कुल आती है। तो होता क्या है कि आपको चाहे आप और आप अपना बिल भी देखेंगे, अगर जब गर्मियों में एयर कंडीशनर चल रहे होते हैं और डीप फ्रीज़र ऑन होता है और सब होता है, तो आपका बिल मतलब फ़र्ज़ करें 1000 यूनिट आता है और सर्दियों में वो 200 यूनिट आता है, लेकिन आपको जनरेशन कैपेसिटी तो आपको 1000 यूनिट के हिसाब से चाहिए। इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता है। इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में अगर एक प्रोडक्शन हो रही है जून जुलाई के महीनों में जब गर्मी होती है, तो भी उतनी ही बिजली यूज़ हो रही होती है तकरीबन जितनी सर्दियों में इस्तेमाल हो रही होती है। तो तो जिन ममालिक में रेजिडेंशियल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कंजम्पशन कम होता है, वहाँ पे ये इतने बड़े बड़े जो है वो स्विंग्स नहीं होते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड। हमारे यहाँ बहुत बड़े होते हैं, तो हमें कैपेसिटी बहुत बड़ी लगानी पड़ती है। तो हमें प्रमोट करना है कि इंडस्ट्री ज़्यादा बिजली यूज़ करे। गुज़िश्ता जो बजट आ रहे हैं, 2-3 बजट से हम देख रहे हैं कि हर दफ़ा जब भी आता है तो नए लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने की बजाय जो पुराने, जो हमारी सैलरीड क्लास है, उन्हीं पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है। और जबकि बहुत बड़ा सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, हमारा प्रॉपर्टी सेक्टर है, और क्या कहते हैं, हमारे रिटेलर्स हैं, इनके ऊपर नहीं लगाते। तो इसकी क्या वजह है? इस दफ़ा आपको लग रहा है कि मतलब हुकूमत कोई मतलब स्ट्रिक्ट स्टेप लेगी और इनके ऊपर हाथ डालेगी? देखें, ये तो ख्वाहिश है। ख्वाहिश तो कई सालों से सर, देखें, कोशिश तो ये कई ये लोगों ने की। ख्वाहिश है, लेकिन सैलरी पे बढ़ाना आसान होता है, क्योंकि वो एम्प्लॉयर विदहोल्ड कर लेता है, तो बहुत आसान होता है बढ़ाना। तो सब आसान चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। और देखें, प्रॉपर्टी में जब बात भी हो रही है ना, तो प्रॉपर्टी में बात हो रही है ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाने की। बहुत दफ़ा ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाने की जगह प्रॉपर्टी होल्ड करने पे टैक्स लग जाना चाहिए, और बहुत ज़्यादा पैसे जनरेट हो सकते हैं। आप DHA कराची की वेबसाइट खोलें, और मैं ये सिर्फ नहीं कह रहा हूँ कि DHA कराची पे टैक्स लग जाना चाहिए। कराची की पूरी प्रॉपर्टी पे, लाहौर की पूरी प्रॉपर्टी पे, हर प्रॉपर्टी पे, चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी हो या कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, और मुल्क में कहीं भी हो, उसकी वैल्यू के हिसाब से एक टैक्स लग जाना चाहिए। अभी हमारे टैक्सेशन सिस्टम का बहुत बड़ा मसला ये है कि जब गरीब का बच्चा दुकान पे जाके बिस्किट ख़रीदता है और उसका बाप मिनिमम वेज से कम पैसे कमाता है और घर में एक कमाने वाला है, तो वो गरीब का बच्चा भी जब बिस्किट लेने के लिए जाता है, तो वो 18% उसके ऊपर टैक्स पे कर देता है। तो आपको करना ग्रेजुअली, ख्वाहिश ये है कि ग्रेजुअली ये हो जाए कि वेल्थ पे टैक्स लगना शुरू हो जाए और इनकम पे टैक्स लगना, और इनकम पे जो है वो टैक्सेस कम होते जाएँ, या स्पेंडिंग पे तो कम, सबसे पहले स्पेंडिंग पे टैक्सेस कम हो और फिर इनकम पे टैक्स कम होने शुरू हो जाएँ और वेल्थ पे टैक्सेस लगें। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है कि भाई जिसके पास प्रॉपर्टी है उस पर टैक्स लग जाए, किसी के बिजनेस के एसेट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लग जाए, एक छोटा सा परसेंटेज, सही है, 0.5%, 1%, 1.5%, 2%। और हमारे ज़कात का भी कॉन्सेप्ट यही है ना कि भाई वेल्थ ज़्यादा है, जिसके पास वेल्थ ज़्यादा है वो ज़्यादा पैसे दे। ये करना भी आसान होगा, वरना असेस करना कि किसी एग्रीकल्चरल ज़मीन पे से कितना आउटपुट निकला है हुकूमत के लिए मुश्किल होगा काफ़ी। कोई दुकानदार कितने पैसे कमाता है, जब तक सिस्टम्स वैसे नहीं बन जाते तो मुश्किल होगा असेस करना के। तो उसकी जगह ये है कि आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके पास इन्वेंट्री कितने की है, या उसकी दुकान कितने की है, और आप उसके हिसाब से एक टैक्स लगा सकते हैं। और देखें, दुकानों पे टैक्स भी ना कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं डिस्कस हो रही थी। जिस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो 80 अरब रुपए की बात हो रही थी। कोई गेम चेंजिंग नंबर नहीं है वो।
तो देखिए गेम चेंजिंग नंबर्स नहीं आएंगे। आपको करना ये है कि इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर दे, तो जब इकोनॉमी ग्रो करना शुरू कर देगी तो टैक्स कलेक्शन खुद बढ़ जाएगी, और फिर ज़ाहिर है उसको थोड़ा सा रैशनलाइज करना है कि जो साहिब हैसियत हैं वो टैक्सेस दें, और जिनके पास जो जो पास्ट में हुकूमतों की वजह से या पढ़ नहीं सके हैं या उनको एडवांटेजेस नहीं मिले हैं, उन पर कम टैक्सेस लगें। अभी होता क्या है कि जिनके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं वो पूरे पैसे खर्च कर देते हैं, और स्पेंडिंग पे टैक्सेस हैं। आप केचप खरीदते हैं, आपके ऊपर टैक्स है। आप बिस्किट खरीदते हैं, आपके ऊपर टैक्स है। आप चीनी खरीदते हैं, आपके ऊपर टैक्स है। तो स्पेंडिंग पे टैक्सेस हैं, और जिसके पास बहुत पैसे हैं उसके ऊपर रिलेटिवली कम टैक्सेस हैं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि देखिए बहुत मुश्किल है टैक्सेस से बचना अनलेस आप एग्रीकल्चर में हो। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करते हैं तो भी आपके ऊपर बहुत टैक्सेस हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान के बड़ों मसलों में से एक सबसे बड़ा मसला जो आजकल है वो हमारा इंटरनल डेट है। तो 42,000 अरब रुपए तक पहुँच चुका है। एक्चुअली 43 ट्रिलियन हो गया एक्चुअली अब। 43 हो गया, चलें आप बता रहे हैं। तो क्या ये मैनेजेबल है? इसका कोई हल है, या हम ये समझें कि हम इस मामले में डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं? देखें 43 ट्रिलियन इकोनॉमी की हमारी साइज़ के हिसाब से कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। ठीक है। और जैसे जैसे अच्छा, इंटरेस्ट मैं रेट्स, व्यूवर्स को बता दूं कि ये नंबर हमारे एक्सटर्नल डेट से भी बहुत बड़ा है। जी, तो ये अच्छा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आते जाएंगे तो ये इशू रिजॉल्व होता जाएगा। मतलब जब हुकूमत को इन पैसों के ऊपर कम सूद पे करना होगा तो उस वक्त ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मतलब आज इस साल हम तकरीबन कोई 8 ट्रिलियन रुपए, 8,000 अरब रुपए तो हुकूमत सूद में देगी, जिसकी वजह से हुकूमत को मज़ीद वो सूद पे करने के लिए पैसे प्रिंट करने पड़ेंगे। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इन्फ्लेशन कम होती जाएगी, जैसे हम पिछले 5 हफ्ते से लगातार प्राइसेस गिर रही हैं चीज़ों की। जो SPI का इंडेक्स है वो पिछले 5 हफ्तों से गिर रहा है, तो अब प्राइसेस गिरना शुरू हो गए। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन स्टेबलाइज हो जाती है और नीचे आ जाती है, वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट्स भी साथ में नीचे आ जाएंगे। जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएंगे तो ये 8 ट्रिलियन की पेमेंट्स या 8 ट्रिलियन जो पे करने हैं, अनलेस हुकूमत और बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर दे किसी और चीज़ के ऊपर, जैसे जैसे डेफिसिट कम होता जाएगा तो ये प्रॉब्लम खुद ही ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होता जाएगा। यूसुफ भाई, रिजॉल्व कैसे होगा? रुक जाएगा एक जगह पे, रुक जाएगा जब तक सूद। अभी तो मसला ये कि सूद पे करना मसला है ना। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें, ख़त्म तो खैर नहीं होता किसी भी मुल्क में, अगर हम इसको 50% पे भी लेके जाना चाहें तो क्या ये लगता है कि अगले 20 साल में भी हम कर सकते हैं? देखें ये 50% पे नहीं जा सकेगा, सही, ये नंबर मोस्ट लाइकली बड़ा ही होता रहेगा। हमें बस करना ये है कि इकोनॉमी का साइज़ इस डेट के जो बढ़ने का रेट है, इकोनॉमी उससे ज़्यादा तेज़ ग्रो करे, सही है। और अगर फ़र्ज़ करें पाकिस्तान की 100 ट्रिलियन की इकोनॉमी 200 ट्रिलियन की हो जाती है और ये 40 ट्रिलियन से 60 ट्रिलियन हो जाता है नंबर, तो ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। ये मसला ग्रोथ से सॉल्व होगा। अच्छा, हमारे जो व्यूवर्स इंटरनल डेट को नहीं समझते, उन्हें ज़रा आसान लफ्ज़ों में बता दें कि ये इंटरनल डेट असल में होता क्या है? देखिए इंटरनल डेट बेसिकली ये होता है कि पाकिस्तान की हुकूमत जब पाकिस्तानी रुपयों में कर्ज़ा लेती है, सही, तो जैसे फ़र्ज़ करें कि हुकूमत ने 13,000 अरब रुपए टैक्सेस से जमा किए और हुकूमत के ख़र्चे थे 16,000 अरब, तो जो बीच के 3,000 अरब रुपए रह गए वो हुकूमत को बोरो करने। तो अब बोरो करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि बाहर से कहीं से बोरो कर लें, तो वो एक्सटर्नल बोरोइंग हो गई। फिर दूसरा तरीका ये होता है कि आप बैंक से बोरो कर लें, पाकिस्तानी कमर्शियल बैंकों से। कमर्शियल बैंकों से बोरो कर लें। तो हुकूमत जाती है, कहती है भाई हमने इतने टैक्स कलेक्ट किया, इतना हमारा डेफिसिट है, तो ये डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए ज़ाहिर पैसे तो चाहिए, तो बैंक्स के पास हुकूमत जाती है कि भाई हमें आप ये पैसे दे दें। तो वो टी बिल्स ख़रीदते हैं और वो पैसे हुकूमत को मिल जाते हैं। अब बैंक्स के पास भी वो पैसे नहीं होते हैं, ज़ाहिर है, जितनी ज़्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो बैंक्स के पास भी वो पैसे नहीं होते, तो बैंक्स वो पैसे स्टेट बैंक से बोरो कर लेते हैं। तो पैसे तो बैंक स्टेट बैंक के पास जाते हैं, अपनी कोई सिक्योरिटी रखवाते हैं और पैसे ले लेते हैं और फिर वो हुकूमत को लेंड कर देते हैं। तो हर साल जब जब हुकूमत डेफिसिट करती है, मतलब हुकूमत का ख़र्चा ज़्यादा होता है और हुकूमत पैसे कम कमाती है टैक्सेस से और दूसरे रेवेन्यू से, तो हर साल हुकूमत को वो पैसे बोरो करने होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपका इंटरनल डेट बढ़ता जा रहा है हर साल, और ये हर मुल्क करता है, ये कोई इतनी सरप्राइजिंग बात नहीं है। इस वक्त ये बहुत बड़ा इशू इसलिए हो गया है क्योंकि 22% इंटरेस्ट रेट है और आपकी गवर्नमेंट रेवेन्यू बहुत कम कलेक्ट करती है एज अ परसेंटेज ऑफ GDP, तो सूद की अमाउंट बहुत बड़ी लग रही है। अगर इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मल होते और ये इतना बड़ा क्राइसिस नहीं आया होता तो ये मतलब हम शायद ना डिस्कस कर रहे होते। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को सर्कुलर डेट के बारे में भी बता दें कि ये क्या है? देखें बहुत आसान सी एक्सप्लेनेशन ये है कि बिजली बनाने के लिए जितने पैसे खर्च होते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स हो जाएं, चाहे फ्यूल का ख़र्चा हो जाए
या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने पैसे खर्च हो जाएँ, जो बिजली से पैसे कलेक्ट होते हैं ना, वो उसमें और कॉस्ट में होता है डिफरेंस। जब वो डिफरेंस होता है तो वो पैसे जमा होते जा रहे हैं हर साल, और उसके गवर्नमेंट के अंदर खाते में। गवर्नमेंट के खाते में ही देखें, या वो पीएसओ की किताब पे जमा हो रहे होते हैं, या वो एसएनजीपी एसएसजीसी पे जमा हो रहे होते हैं गैस का सर्कुलर डेट बन के, या जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के पास जमा हो रहे होते हैं पैसे। क्योंकि होता क्या है कि वो बिजली खरीदते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली खरीदी पावर प्लांट से, और फिर जब उसने आगे बेची तो उसको इनफ पैसे नहीं मिले। तो जब उसको इनफ पैसे नहीं मिले, अब पैसे नहीं मिलने की दो वजूहत हैं। एक, पहले किसी वक्त तक रेट होता था कि बिजली का रेट सही नहीं था, और दूसरा होती है बिजली चोरी, कि भाई एक घर पे बिजली आ रही है लेकिन वो बिल नहीं पे कर रहा है और उसको बिजली मिलती जा रही है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे इलाके हैं जहाँ से बिजली की कलेक्शन इनफ नहीं होती है जितने की बिजली उनको मिल रही होती है। तो ज़ाहिर है वो पैसे किसी को तो पे करने हैं, तो वो सर्कुलर डेट खड़ा हो गया है। और अब IMF ज़ाहिर है चाहता है कि भाई ये क्या कर रहे हो, कि ये कि जितने पैसे खर्च करते हो उतने पैसे कलेक्ट नहीं करते हो, तो गैप को कम करो। तो गैप को ख़त्म करने के दो तरीके हैं। जो सही तरीका है गैप को ख़त्म करने का, वो ये है कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो चोरी के लॉसेज हो रहे हैं उनको आप ज़ीरो करने की कोशिश करें। तो सैडली ज़ाहिर है पाकिस्तान में होता यही है कि उस पर मेहनत कम होती है और रेट बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस होता है। तो वो रेट बढ़ाने फिर जो है फिर आप कोशिश करते हैं कि जो कम बिजली इस्तेमाल करता है उसको कम रेट मिल जाए। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो है ये नंबर बहुत बड़ा होता जा रहा है और जमा होते जा रहे हैं पैसे। तो हुकूमत की और IMF दोनों की इस वक्त कोशिश ये है कि ये नंबर एक जगह पे खड़ा हो जाए और अब जो है मज़ीद आगे जमा ना हो पैसे। तो सर्कुलर डेट बेसिकली यही है कि बिजली के पैसे कंज्यूमर ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को नहीं दिए, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने पावर प्लांट को नहीं दिए, पावर प्लांट ने OGDC से तेल लेके वो बनाए थे बिजली उसको नहीं दिए, सब उधार पे चल रहा है। उसने गैस जो है वो ली थी SSGC से या SNGP से, तो उसको पैसे नहीं दिए। उसने अगर LNG मंगाई थी PSO से तो पैसे नहीं दिए। तो वो बस एक पैसे जमा होते जा रहे हैं और पैसे बहुत ज़्यादा जमा हो गए हैं। और पुराना जो स्टॉक है वो तो पता नहीं कैसे ख़त्म होगा, डायरेक्ट देने पाकिस्तानियों नहीं है वो पैसे। तो पुराना स्टॉक अभी इस वक्त ख़त्म करने की डिस्कशन कम है। बस अभी इस वक्त डिस्कशन ये है कि ये अमाउंट किसी तरीके से रुक जाए, और वो रोकने के लिए हुकूमत जो है वो प्राइसेस बढ़ाती गई है। अब आप प्राइस बढ़ाते हैं तो चोरी थोड़ी सी और बढ़ जाती है, फिर आप और प्राइस बढ़ाते हैं चोरी थोड़ी सी और बढ़ जाती है। तो इस वक्त कोशिश तो ये सॉल्व होगा चोरी कम करके, बिजली चोरी और ट्रांसमिशन को सही करके ये इशूज़ ज़्यादा अफेक्टिवली परमानेंटली रिजॉल्व हो जाएगा। चलें यूसुफ भाई, अब स्टॉक मार्केट पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट इस वक्त हिस्टोरिक हाई पर है, आपको पता ही है। तो सर ये मार्केट इतना ऊपर क्यों जा रही है, जबकि हमारी इकॉनमी के फंडामेंटल्स तो कोई ख़ास अच्छे नहीं हैं, FDI भी कोई इतनी नहीं आ रही, तो फिर क्या वजह है, इतना ऊपर क्यों जा रही है मार्केट? देखिए मार्केट बहुत ऊपर इसलिए चली गई है क्योंकि मार्केट नीचे बहुत ज़्यादा आ गई थी। सही है, तो मार्केट जो है वो डिफ़ॉल्ट बिल्ड इन कर रही थी कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और ज़्यादा जो है वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे और कंपनीज़ के हालात और बहुत बुरे हो जाएंगे और इन्फ्लेशन का शायद एक और राउंड हो जाएगा। और अगर आप पिछले साल और इस साल में फ़र्क देखें इकॉनमी में, तो बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ गई। अभी हम इससे पहले बात कर रहे थे कि पिछले 5 हफ्ते से प्राइसेस गिर रही हैं, और अभी इस वक्त एक्सपेक्टेशन ये है कि इस महीने का जब मई का नंबर इन्फ्लेशन का आएगा तो वो शायद 13.5%, 13% भी आ जाए शायद, या 14% आ जाए। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिन इन्फ्लेशन के नंबर से हम आ रहे हैं। तो एक तो ये हुआ है कि इन्फ्लेशन रैपिडली कम हुई है, जिसकी वजह से लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो फॉलो करेंगे इसको अल्टीमेटली। एक चीज़ ये हो गई, पाकिस्तान $2 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट कर रहा था। पाकिस्तान अब 400-500 मिलियन डॉलर का महीने का करंट अकाउंट सरप्लस कर रहा है। सेंट्रल बैंक लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग तक $5.5 बिलियन मार्केट से ख़रीद चुका था। पहले हुकूमत डॉलर बेच के रुपए को रोक रही होती थी, अब उल्टी सिचुएशन है। अब गवर्नमेंट $5.5 बिलियन ख़रीद सकी है कर्ज़ा उतारने के लिए और रिज़र्व्स बिल्डअप करने के लिए, तो मेजर डिफरेंस है ये। फिर दूसरा देखें, जब इन्फ्लेशन कम होती जाती है ना, इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी के लिए ऐसी होती है कि हम दोनों बात कर रहे हैं और कोई ढोल बजा रहा हो बराबर में, तो किसी को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। इन्फ्लेशन ना कैपिटल एलोकेशन के लिए इस तरह होती है कि भाई समझ ही नहीं आ रहा, मुझे एक प्रोजेक्ट लगाना था, करोड़ रुपए थे मेरे पास, मैंने कहा मैं ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। मैंने करोड़ रुपए से शुरू किया, 2 महीने के बाद 1 करोड़ 10 लाख की ज़रूरत थी, उसके 2 महीने के बाद फिर 10 लाख रुपए की और ज़रूरत थी। तो इन्फ्लेशन ना शोर मचा रही होती है इकोनॉमी के अंदर, तो वो शोर कम हो गया है। तो एक ये हो गया है। तो और उसके बाद ज़ाहिर है कंपनीज़ में चीज़ें नॉर्मलाइज होती जा रही हैं। इस पूरे के साथ साथ दूसरा ये भी हो रहा था कि रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे और हुकूमत ने कुछ चीज़ों की इंपोर्ट्स बैन कर दी थी, तो बहुत सारे सेक्टर्स बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थे।
और एक तो वो इंपोर्ट्स खुलनी शुरू हो गई। फिर दूसरा ये है कि जो आप शुरू में लोकल डेट की बात कर रहे थे, तो लोकल डेट में बहुत सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लग रहा था कि हुकूमत जो है ना वो लोकल डेट रीस्ट्रक्चर कर देगी, तो उसकी वजह से बैंक्स के शेयर्स भी बहुत नीचे आए हुए थे। इवन दो वो पैसे कमा रहे थे, लेकिन बैंक्स के शेयर्स बहुत नीचे आ रहे थे। दूसरा आई थिंक एक्सपेक्टेशन ये थी कि डिफ़ॉल्ट्स बहुत आएंगे, बैंक्स के पास डिफ़ॉल्ट्स का रेट बहुत कम रहा है, तो बैंक्स की अर्निंग्स बहुत बढ़ गई हैं, सीमेंट कंपनीज़ की अर्निंग्स बढ़ गई हैं, ऑटो में जो एक एक्टिविटी कम्प्लीटली रुकी हुई थी वो कुछ एक्टिविटी होना शुरू हो गई है। तो आप सारे ही सेक्टर्स देखेंगे ना, ऑयल एंड गैस में जो है वो अर्निंग्स आ नहीं रही हैं। यूसुफ भाई देखें, ये जो अर्निंग्स आ रही हैं ये मतलब इसी साल के शुरू में तो आनी शुरू नहीं हुई। जो हमारा लास्ट ईयर गुजरा है उसमें भी बेहतर थी, इतनी बुरी नहीं थी, मगर तब तो मार्केट नहीं परफॉर्म कर रही देखिए थी। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था उस वक्त सारे इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो वो डर जैसे जैसे थोड़ा सा कम हुआ है तो मार्केट एक नॉर्मल बाउंस बैक कर गई है। अब अगर आप एक कंपैरिजन करें ना, तो इंडिया की स्टॉक मार्केट है 24.5 टाइम्स अर्निंग्स, ठीक है। सही है। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अब बढ़ने के बाद हो गई है 7 टाइम्स अर्निंग्स, और 7 टाइम्स इसलिए हो गई क्योंकि मार्केट 4 टाइम्स अर्निंग्स हो गई थी। श्रीलंका जब डिफ़ॉल्ट कर गया था तो मार्केट 8 टाइम्स अर्निंग्स थी। पाकिस्तान की मार्केट श्रीलंका की डिफ़ॉल्ट हुई भी मार्केट से भी सस्ती हो गई थी, क्योंकि लोग डरे हुए थे। तो वो डर जैसे जैसे ख़त्म हो गया तो मार्केट एक दोबारा नॉर्मल होना शुरू हो गई। तो ये बस बहुत बुरे हालात से चीज़ें नॉर्मल होने की तरफ जाना शुरू हुई हैं, तो मार्केट थोड़ी सी बढ़ गई। अभी भी जो भी हमारे स्टॉक्स हैं उनकी प्राइस बहुत कम है, मगर इंडेक्स इतना शूट क्यों कर गया? अच्छा देखें, एक तो ना हमारा जो 100 इंडेक्स ज़्यादातर लोग देखते हैं, तो 100 इंडेक्स ना एक टोटल रिटर्न इंडेक्स है, जिसका मतलब ये है कि 100 इंडेक्स के अंदर डिविडेंड्स भी शामिल होते हैं। ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं ना कि फ़र्ज़ करें 2000 में इंडेक्स था कोई 1300-1400 पॉइंट्स, आज इंडेक्स हो गया है 73,000 74,000 पॉइंट्स, तो इंडेक्स 50 गुना बढ़ गया, सही। लेकिन इस 50 गुना जो बढ़ा है ना, सिर्फ स्टॉक्स नहीं बढ़े हैं 50 गुना, हुआ ये है कि बीच बीच में डिविडेंड, तो ये इंडेक्स जो है ना वो डिविडेंड्स को भी ऐड कर रहा होता है। एक जुमला बड़ा सुनने को मिलता है कि किसी भी मईशत का जो आईना है वो उस मुल्क की स्टॉक मार्केट होती है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? देखें, इससे अग्री कर भी सकते हैं और इससे नहीं भी अग्री कर सकते हैं। देखें एक चीज़ है कि पिछले साल में स्टॉक मार्केट कितनी बढ़ी, ये वो कोई इंडिकेटर नहीं होता। जो इंडिकेटर हो सकता है ना, वो एक मार्केट का प्राइस अर्निंग्स का रेशो हो सकता है। जैसे पाकिस्तान की ट्रेलिंग अगर आप ज़खीरा पे चेक करें तो पाकिस्तान ट्रेलिंग 100 इंडेक्स जो है वो 7.2 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रहा है फ़र्ज़ करें, और इंडिया में मार्केट 24.5 टाइम्स अर्निंग्स पे मिल रहा है। तो इंडिया में जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है तो वो जब 1 रुपया कमाती है तो स्टॉक 24 रुपये का होता है। पाकिस्तान में जब कंपनी 1 रुपया कमाती है तो वो ऑन एवरेज 7 रुपये की होती है। ये नहीं देखना चाहिए कि पिछले साल में मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी थी, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि भाई मार्केट की इकॉनमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी लेकिन स्टॉक मार्केट ने नहीं परफॉर्म किया क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे। जनरली फ़र्क इस तरीके से पड़ता है कि जब आपकी इकॉनमी बहुत अच्छी होती है तो आपके मुल्क में जो कंपनीज़ होती हैं उनकी अर्निंग्स बहुत स्पीड से बढ़ रही होती हैं, लेकिन वो बहुत डीप एनालाइज करके पता चलेगा, वो ऐसे नहीं पता चलेगा कि बस मार्केट बढ़ गई तो इकॉनमी सही हो गई। देखिए अभी तो पिछले साल मार्केट इसलिए बढ़ गई क्योंकि मार्केट सस्ती बहुत ज़्यादा थी, मार्केट बहुत ज़्यादा सस्ती थी, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए से अब थोड़े कम डरे हुए हैं तो मार्केट बढ़ गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इकॉनमी में सारी चीज़ें सही हो गई। इकॉनमी में इंप्रूवमेंट ज़ाहिर है आई है, जिसकी वजह से अब लोग कम डर रहे हैं। जितना लोग डरे हुए पिछले साल थे, अब लोग उससे थोड़ा कम डरे हुए हैं। लेकिन कंप्लीटली सही भी नहीं है बात ये, और कंप्लीटली गलत भी नहीं है। अच्छा यूसुफ भाई, स्टॉक मार्केट में काम करने वालों में अक्सर बहस रहती है कि यहाँ इन्वेस्टर ज़्यादा फ़ायदे में रहता है या ट्रेडर ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। तो आपने काफ़ी काम किया है, रिसर्च भी आपकी, आपने क्या देखा है कौन ज़्यादा फ़ायदे में रहता है? देखिए मेरा ख्याल है सन 2000 में मार्केट थी 1400 पॉइंट्स, सही है। आज मार्केट है 73-74,000 पॉइंट्स, जिसका मतलब ये है कि किसी ने अगर लाख रुपए 2000 में डाले थे तो आज उसके पास 50 लाख रुपए हैं। और मुल्क बहुत बुरा चला है पिछले 24 साल में, कोई स्टेबिलिटी नहीं रही है। बीच बीच में कुछ पोर्शंस आए हैं जिनमें स्टेबिलिटी और तेज़ी थी, लेकिन कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म मेजर, जैसे मुल्क बहुत बुरा चला है और आप 50 टाइम्स ऊपर हैं। तो जो जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की है उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए, और ट्रेडिंग जनरली जो है वो सबके लिए होती नहीं है, सही। ट्रेडिंग होती है उन लोगों के लिए जो पूरा टाइम कॉन्सेंट्रेट करके वही काम करते हैं। उनको फिर आउट बेट्स लेनी होती हैं और इंडेक्स से बाहर जाना चाहिए, और फैंसी चीज़ें उन लोगों को करनी चाहिए जो एक्चुअली समझ के और टाइम लगा सकते हैं। बाकी देखें, जैसे फ़र्ज़ करें कोई कहीं जॉब करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा यही है कि वो कुछ पैसे हर महीने किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया करे, या जो है वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ले लिया करे, क्योंकि वो हर वक्त देख नहीं सकता। तो आप बेसिकली कंपनीज़ की सक्सेस में उनके साथ जुड़ रहे होते हैं। कोई कंपनी बड़ी हो जाती है तो आप उनके साथ होते हैं।
तो मेरे ख़्याल से जो लोग पूरा वक्त नहीं देख सकते हैं स्टॉक्स को, उनके लिए बहुत बेहतर हो अगर वो पैसिव इन्वेस्टिंग करें, वो स्टॉक्स लें और वो उनको छोड़ दें। और दूसरा, स्टॉक मार्केट जो है ना, वो एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, एक मार्केट है जिसमें कंपनीज मिल रही हैं, सही है। अभी एक मार्केट है जिसमें कंपनीज मिल रही हैं, जब लोगों का मूड बहुत अच्छा होता है तो स्टॉक प्राइसेस बहुत बढ़ जाती हैं। जब लोगों का मूड थोड़ा ख़राब होता है, लोग डिप्रेस्ड होते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो स्टॉक प्राइसेस नीचे आ जाती हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी की पिछले 20 साल से अर्निंग्स बढ़ रही हैं ना, तो उसकी स्टॉक प्राइस ऊपर ही जाती रहती है, सही है। और दूसरे देखें, एक चीज़ जो मार्केट में प्राइसेस डिटरमिन करती है वो होती है कंपनीज़ की अर्निंग्स। दूसरी चीज़ जो डिटरमिन करती है स्टॉक्स की प्राइसेस, वो होती है इंटरेस्ट रेट्स। तो जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत नीचे होते हैं तो जनरली स्टॉक मार्केट रैलीज उसके बाद नहीं होती हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स पाकिस्तान में ऊपर होते हैं तो उस वक्त बहुत बड़ा चांस होता है कि अच्छा, अब रेट्स ऊपर हैं, यहाँ से नीचे ही जाएंगे तो स्टॉक मार्केट बढ़ जाएगी, जो काइंड ऑफ पिछले साल जो हुआ है कि इंटरेस्ट रेट्स पीक हुए हैं और स्टॉक मार्केट परफॉर्म करना शुरू हो गई है। अभी जो मार्केट चली है, आपको क्या लगता है कि इसमें कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो अभी मज़ीद परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं? और एक दो सेक्टर कुछ ऐसे भी बताएं जो आपको लगता है कि बस यार अब इनमें जो गेम होना था वो हो चुका, अब इनसे ज़रा दूर रहा जाए। देखिए, मेरा ख्याल है सारे ही सेक्टर्स यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं मज़ीद, सही है। बट हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि क्या 10 साल बाद यूबीएल बैंक की अर्निंग्स। ये लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, क्या है? लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि आप आज अगर 30 साल के हैं तो आप अपनी जो पैसे आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव करने हैं ना, वो आप स्टॉक्स में डालेंगे। ठीक है, यानी कि 20 साल। 20 साल के लिए आपने पैसे डाल दिए, तो आपको ना थोड़ा देखना होता है कि आपकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स कितनी है। अगर आपको 1-2 साल में वो कैश चाहिए हो या 3 साल में आपको वो कैश चाहिए हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में नहीं डालना चाहिए। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि आपका एक बच्चा है जिसको 20 साल के बाद या 10 साल के बाद आपको यूनिवर्सिटी भेजना है, आप उसके लिए अगर कोई पैसे सेव कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट अच्छा टूल है, सही है कि आपने पैसिवली स्टॉक्स में आप पैसे डालते गए हर महीने कुछ, और 10 साल के बाद वो पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा हो गया। आपकी टाइमिंग बहुत गलत भी हो सकती है, लेकिन अगर आप हर महीने सेव करते हैं तो आपकी कभी भी टाइमिंग गलत नहीं होती। आपने 2008 के टॉप पे अगर इन्वेस्टिंग शुरू की होती, तो जब मार्केट, अगर आप हर महीने पैसे डालते तो आप जब मार्केट नीचे थी तब भी आप पैसे डालते। अगर आप 2017 के टॉप पे भी आए थे लेकिन आपको 20 साल के लिए पैसे सेव करने थे, तो आपने 17 के टॉप पे भी किए, आपने कोविड के क्रैश में भी पैसे डाले होंगे, आप अभी तक पैसे डाल रहे होंगे हर महीने, तो आपके एक एवरेज बहुत अच्छा रिटर्न बन जाता है। देखिए, क्योंकि मार्केट तो इस पूरे टाइम में 1500 पॉइंट से 73,000 हुई है। और होता यही है कि लोग जब मार्केट बढ़ जाती है तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और पैसे डाल देते हैं, और जब मार्केट डिप्रेस होती है तो सब डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग तो इसी तरीके से होती है कि आप हर महीने एक छोटी छोटी अमाउंट किसी इंडेक्स फंड में या एक ब्रॉड रेंज ऑफ स्टॉक्स के अंदर हर महीने डाल रहे हो। अभी ये जो मार्केट चली है सर, तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया, मगर कुछ बेचारे ऐसे भी हैं कि उनके स्टॉक्स वहीं पे खड़े हुए हैं। कुछ लोगों को मैं भी जानता हूँ, जैसे आईटी सेक्टर के कुछ शेयर्स हैं, वो जगह से नहीं हिले, और भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ के शेयर हैं कि उनकी प्राइस उस तरह से नहीं बढ़ी जिस तरह से इंडेक्स बढ़ा है, जबकि उनकी अर्निंग्स बहुत शानदार हैं। इसका क्या रीज़न है? देखें, जनरली ऐसा नहीं होता कि अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ रही हों और तेज़ी से बढ़ रही हो तो स्टॉक प्राइस ना बढ़े। वो अगर नहीं बढ़ रही होती तो वो कुछ टाइम के लिए ऐसे होता है, और फिर तो अभी जैसे फ़र्ज़ करें आईटी में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है सिस्टम्स। अब सिस्टम्स में क्या हुआ है कि सिस्टम्स की अर्निंग्स हैं पिछले 4 क्वार्टर की करीबन कोई 6 अरब रुपए। अब इससे 5 क्वार्टर पीछे अगर चले जाएँ तो सिस्टम्स की अर्निंग्स थी 9 अरब रुपए। तो सिस्टम्स की थोड़ी अर्निंग्स गिर गई हैं, तो अर्निंग्स गिरने की वजह से स्टॉक अपनी जगह पे खड़ा हो गया। तो देखें, और फिर दूसरा ये भी देखें कि 2014-15 में इसी सिस्टम्स की टोटल अर्निंग होती थी 500 मिलियन साल की। आज वही कंपनी 6 अरब रुपए कमाती है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस कहाँ से आप देखें कहाँ पे आ गई है। तो हुआ यही है कि एक स्टोरी थी स्टॉक कंपनी के अंदर, वो कंपनी जो है वो काफ़ी स्पीड से बड़ी हो गई है। जब वो कंपनी बड़ी हो गई तो स्टॉक प्राइस बढ़ गई है। जिस पीरियड के अंदर अर्निंग्स नहीं बढ़ रही हैं अब, तो उस पीरियड के अंदर स्टॉक प्राइस थोड़ी सी खड़ी हो गई। आईटी में थोड़ी सी अर्निंग्स ग्रोथ में थोड़ा सा इशू आया हुआ है इस वक्त, थोड़ा कंपटीशन है, थोड़ा रिसोर्सेज मिलना मुश्किल है। तो देखिए, ये पीरियड्स तो आते हैं हर कंपनी के और हर सेक्टर में ये पीरियड्स आते हैं। कोई टाइम होता है जब बैंक्स नहीं ग्रो कर रहे होते हैं, कोई टाइम होता है, अब देखें फॉर एग्जांपल 2007 और 2008 में इकॉनमी में काफ़ी तेज़ी थी, सीमेंट स्टॉक्स आधे हो गए थे 2006 में। अब 2006 में सीमेंट स्टॉक्स एक स्पेसिफिक वजह की वजह से जो है वो नीचे आ गए थे। सीमेंट में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा आ गई थी 2006 में। 2007 में बहुत अच्छे डिस्पैचेस थे, तेज़ी थी, माल बिक रहा था, लेकिन हुआ क्या था, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स आपस में लड़ पड़े थे, तो सीमेंट स्टॉक्स 2006 में आधे हो गए थे फुल तेज़ी में। तो ये तो देखें हर सेक्टर में होता रहता है, तो जिसकी वजह से जो मैं अभी पहले कह रहा था कि डाइवर्सिफाइड बेट्स होनी चाहिए। तो उससे ये होता है कि अगर
अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई ऐसा सेक्टर भी ले लिया जिसमें अर्निंग्स नहीं बढ़ी हैं, थोड़ी सी कम हो गई, तो आपके पोर्टफोलियो में इनफ चीज़ें होंगी कि आपको नुकसान नहीं हो रहा होगा, और फिर जब उधर ग्रोथ आ जाएगी तो वो बढ़ जाएगा। सही। अच्छा, मैं आईटी सेक्टर की यूसुफ भाई इसलिए भी बात कर रहा था, अभी जब रिसेंटली डॉलर इंक्रीज़ हुआ है काफ़ी, 200 से 170 से जो है वो 280 300 तक भी गया, तो तब ये ख्याल किया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है हमारी टेक कंपनीज़ को होगा, क्योंकि ये डॉलर्स में कमाती हैं ज़ाहिर है, और इनके ऊपर टैक्स भी उस तरह से नहीं लगते। तो उसका भी रिटर्न नहीं मिला, इसके जो शेयर होल्डर थे बेचारे, वो तो नज़र आता ना कम अज़ कम। डीवैल के बाद ये एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज क्यों ज़्यादा पैसे कमाना शुरू कर देती हैं? देखिए, अगर कोई टेक्सटाइल में गारमेंट्स बनाता है ना, फ़र्ज़ करें वो तनख्वाह देता था 25,000 रुपये, सही है, और एक चीज़ बनाता था वो। अब जब डीवैल हो गया ना, तो वो 25,000 रुपये ही देता रहेगा और उसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ठीक है। सही है, वो अब ज़्यादा चार्ज करेगा कस्टमर को, लेकिन अपनी लेबर को वो 25,000 30,000 जो भी वो पे कर रहा है वही पे करता है, बाकी प्रॉफिट आ रहा है, उसका प्रॉफिट तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। आईटी में क्या होता है, आईटी में ना वेजेस उतनी स्टिकी नहीं होती। जब डॉलर बढ़ता है ना, तो आईटी में रिसोर्सेज की प्राइस भी बढ़ जाती है, तो वो उस तरीके से मार्जिन नहीं बढ़ता। और ये ज़ाहिर है जूम और इतनी टेक्नोलॉजी आने के बाद हुआ है कि दुनिया में कहीं भी से भी कोई भी बैठ के यहाँ के आपके आईटी के लड़के से काम करवा सकता है। तो जब कंपनी बुलाएगी उसको, तो उसके पास तो ऑप्शन होगा ना डॉलर में पैसे कमाने का खुद। तो आईटी में ये भी चीज़ हुई है। दूसरा देखें, मुल्क आगे बढ़ने के लिए ना, तो देखें इस वक्त 50% बच्चे स्कूल नहीं, आज सुबह 50% मुल्क के बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अगले 20 साल तो ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही कर सकते हो, लो क्वालिटी असेंबलिंग टाइप, और आपको उधर फोकस करना है। हमारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है। हमारे पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है। तो हमारा फोकस अल्टीमेटली, देखें अभी हुआ क्या है, बिजली महंगी है, और आपके पास एक बहुत बड़ी अनएजुकेटेड रिसोर्स है, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। इस वक्त अगर मुल्क को कोई चीज़ यूज़ करनी है तो वो ये रिसोर्स है जो आपको यूज़ करनी है। नेचुरल रिसोर्स आपके पास कोई नहीं है, कहीं से तेल नहीं निकल रहा, कहीं से कुछ नहीं निकल रहा, पानी आपके पास ख़त्म हो रहा है। आपको ये इस रिसोर्स को यूज़ करके और मैन्युफैक्चरिंग करनी है, और अगर हम नहीं करेंगे तो चाइनीज़ अल्टीमेटली ऐसी मशीनरी ले आएंगे कि आपकी ये लेबर भी काम नहीं कर सकेगी। तो आपको ये चीज़ें जल्दी करनी है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में पाकिस्तान में एलईडी लाइट्स पहले जो है वो बाहर से पूरी इंपोर्ट होती थी, अब यहाँ पे असेंबल होने शुरू हुई, अब कुछ पार्ट्स भी बनने शुरू हो गए हैं। सेलफोन्स पाकिस्तान में नहीं बनते थे, अब पाकिस्तान में सेलफोन्स 25 मिलियन पाकिस्तान में सेलफोन्स असेंबल होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली होना शुरू हो गए। लेकिन क्योंकि इतनी डीवैल्यूएशन हुई है, इतनी इन्फ्लेशन हुई है, वो जो मैं आपको शोर का बोल रहा था, क्योंकि शोर इतना ज़्यादा हुआ है तो वो चीज़ें अचानक से हो नहीं पाई। फिर इम्पोर्ट बैन्स हो गई, तो आपने डीवैल्यूएशन हुई, कुछ चीज़ें अचानक से कुछ बिजनेसेस के लिए फीजेबल हो गई, जैसे ही फीजेबल हुई तो इम्पोर्ट्स बैन हो गई, तो काम तो हो ही नहीं सका। तो अब आहिस्ता आहिस्ता उसमें से निकलेंगे और ये काम होने शुरू होंगे। अच्छा यूसुफ भाई, एक और टेक्निकल सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, मगर मैं पूछने से पहले अपने व्यूवर्स से भी ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी ये जितनी भी डिस्कशन हो रही है, हम किसी इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इनकरेज नहीं कर रहे। आप अगर करना भी चाहें तो आप अपने रिस्क पर करें और अपना होमवर्क करके करें। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि आप 15 से 20 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें और बैठ जाएँ। तो आज से 15 से 20 साल पहले OGDC का शेयर 200 रुपये के आसपास था तकरीबन। अगर मैंने 20 साल पहले वो ले लिया होता, आज वो 20 साल के बाद या 15 साल के बाद वो मेरा ख्याल है 132 रुपये का है। तो ये कैसी मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है, अर्निंग बहुत ज़्यादा है इसकी। हम देखें, हम इससे पहले बात कर रहे थे डाइवर्सिफिकेशन की, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप OGDC लेने की जगह नेशनल फूड्स ले लेते या आप JDW शुगर ले लेते, ये भी हो सकता था। लेकिन जब आप डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे हैं और आप काम भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो आप डार्ट्स फेंक रहे हैं, सही, तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। यानी आप कहना ये चाह रहे हैं कि ख़रीदने का मतलब भी ये नहीं है कि आप आंखें बंद करके ख़रीद लो। बिल्कुल, आप उसके ऊपर वर्क करें और उसके बाद किसी से मशवरा करें या अपना होमवर्क करें। देखिए, आप डिटेल में काम करें। अगर आपको काम ही यही करना है तो एक तो आप डिटेल में काम करें, दूसरा फिर आप अपने आप को सराउंड करें उन लोगों से जिनको समझ है और जो जिनको लगता है आपको कि आपसे ज़्यादा आता है, जिन्होंने एक्चुअली पैसे बनाए मार्केट में, तो आप अपने आप को सराउंड करते हैं उन लोगों के साथ, सही है। फिर आप जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, आप उनके कंपेटिटर्स से बात करते हैं, आप उनके कस्टमर्स से बात करते हैं, आप कोशिश करते हैं आप कोई एम्प्लॉइज़ से बात करें। तो आप काफ़ी काम करने के बाद, फाइनेंशियल समझने के बाद, स्टॉक प्राइस देखने के बाद और बहुत सारा काम करने के बाद आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपको स्पेसिफिक इन्वेस्टिंग करनी है कि भाई मुझे ये 5 स्टॉक लेने हैं, तो फिर आप बहुत ज़्यादा काम करके आपको वो स्टॉक्स लेने चाहिए। अगर आपको इंडेक्स लेना है या आपको फंड में पैसे डालने हैं, जो जनरल रिकमेंडेशन हम लोग सबके लिए देते हैं कि भाई अगर किसी को
पैसिवली इन्वेस्ट करना है और पूरा दिन उसका काम नहीं है, तो फिर उसको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लेके चलना चाहिए और पैसे उसके कंपाउंड होते रहेंगे। तो अगर 1500 रुपये 2000 में डालता तो आज जो है वो 73,000 रुपये होते हैं। अगर आपको कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेनी है कि मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करूँगा, तो फिर आपको उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की और समझने की ज़रूरत है। जो आम इन्वेस्टर होता है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि मैं 20-25 कंपनियों में पैसे डालूँ अपने, मतलब उसमें ऑयल कंपनीज़ भी हों, उसमें टेक्सटाइल कंपनीज़ भी हों, उसमें बैंक्स भी हों, उसमें सीमेंट्स भी हों, उसमें ऑटो कंपनीज़ भी हों, ऑटो पार्ट्स भी हों। इंडेक्स की तरह इन्वेस्ट करना होता है। जो भी पैसिवली इन्वेस्टिंग कर रहा होता है उसको इंडेक्स की तरह इन्वेस्ट करना होता है, उसको इंडेक्स की तरह इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर OGDC अच्छा में कुछ अच्छा ना भी हो तो लकी सीमेंट रखा हुआ हो उसके पास, वो बढ़ जाए। अगर वो भी नहीं हो तो कुछ पार्क सुजुकी रखा हुआ हो जो बढ़ जाए, या इंडस मोटर्स रखा हुआ हो जो बढ़ जाए, या UBL बैंक रखा हो जो हर साल डिविडेंड दे दे और बढ़ जाए, या आपको रखा हो जो हर साल डिविडेंड दे दे और बढ़ जाए। तो एक स्टॉक को देख के कंपेयर नहीं करना चाहिए कि भाई एक स्टॉक अगर मैंने लिया होता 15 साल पहले तो क्या होता। आप ऐसा भी तो सोचते आपने एक स्टॉक गलत ख़रीद लिया। अब इसी तरीके से मैं आपको कहूँ कि ये जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल है, JDW शुगर। JDW शुगर 3 रुपये होता था 2002 में। JDW 2014 में जब मैंने पहली दफ़ा देखा था ना, तो 200-300 रुपये हो चुका था। तो ऐसा होता है आपने ये भी किया हो। मतलब ये कि राइट टाइम और अपना होमवर्क। तो एक कंपनी को ना देखें, इंडेक्स को देखेंगे, इंडेक्स में क्या हुआ था। सही है। या आपने अगर ऐसा भी होता आपने अर्ली 2000 में नेशनल फूड्स खरीद लिया होता, स्टोरी ख़त्म हो जाती। तो वो कितने का था वैसे? मुझे एग्जैक्ट स्टॉक प्राइस याद नहीं है। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं 2014 में बैठ के एक स्टॉक पे रिसर्च करने के लिए बैठ के देख रहा था कि हाईएस्ट रिटर्न ना 2000 से लेके 2014 तक का है। मेरे पास डेटा 2000 से था तो मैं 2000 से देख रहा था। तो 2000 से लेके 2014 तक मैंने देखा बेस्ट परफॉर्मिंग जो कंपनी है ना, वो है नेशनल फूड्स। सही ज़बरदस्त समझ आती है कि भाई एक कैटेगरी क्रिएट की है कंपनी ने, और वही मसाला लिया, उसको पैकेज किया और महंगा बेच दिया। अमेजिंग बिजनेस। दूसरा मैंने देखा कि दूसरी जो सेकंड बेस्ट कंपनी थी ना, वो थी JDW शुगर। मैंने कहा यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है, और ये गड़बड़ इसलिए लग रही है क्योंकि शुगर बहुत कंपेटिटिव बिजनेस है। शुगर में 80 मिले हैं पाकिस्तान में, और वो 1-1 रुपये के लिए लड़ रही होती हैं। मतलब अगर किसी के पास ज़्यादा माल रखा हुआ है, किसी के पास कम रखा हुआ है, तो अगर ओवर सप्लाई है तो चीनी की प्राइस नीचे ही आती है, और जब चीनी शॉर्ट होती है तो फार्मर आपसे ज़्यादा पैसे लेता है। तो शुगर मिल्स के लिए तो पैसे बनाना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कहा इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि ये स्टॉक 2 रुपये से जो है वो 200-300 रुपये का हो गया। तो बेसिकली हुआ ये था कि अर्ली 2000s में कोई इस कंपनी के 20 मिलियन शेयर होते थे और 3 रुपये का शेयर होता था, तो 6 करोड़ रुपए की पूरी JDW शुगर मिल रही थी। 2010-11 में ये कंपनी 1 अरब रुपए कमाना शुरू हो गई थी। जो स्टॉक पूरी कंपनी 6 करोड़ रुपए की स्टॉक मार्केट में मिल रही थी, उस कंपनी ने 1 अरब रुपए कमाना शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा मैं देखूं ऐसा क्या किया है। अब उस वक्त मैं फॉर्चून सिक्योरिटीज़ में काम करता था, और फॉर्चून की एक लाइब्रेरी होती थी जिसमें हर कंपनी का एक डब्बा रखा होता था। उस वक्त ये 2012, 13, 14, 15 की बात है। ये ज़खीरा और इतना डेटा आसानी से अवेलेबल नहीं होता था, तो आपके पास लाइब्रेरी होती थी, तो आपको पुराने अकाउंट्स मिल जाते थे। तो मैं लाइब्रेरी में गया, 2001, 2, 3, 4 की रिपोर्ट्स मिल गई, और मैंने बैठ के पढ़ना शुरू की कि भाई क्या किया कि भाई ये 2003 से अचानक से बढ़ना शुरू हो गया और इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो हुआ ये था कि अर्ली 2000 में JDW शुगर ने अपने एरिया में सीट चेंज करना शुरू कर दिया था। अब शुगर का सेक्टर इस तरह कुछ काम करता है कि सारी मिल सेम प्राइस पे हर साल ऐसा नहीं होता, हर साल ऐसा नहीं होता, लेकिन आसान करने के लिए बता रहा हूँ कि एक ही प्राइस पे सब गन्ना खरीदते हैं, और कोई उससे ज़्यादा चीनी बनाता है और कोई उतने ही गन्ने से कम चीनी बनाता है। तो JDW शुगर फिगर्ड आउट कि मैं उतने ही गन्ने से कैसे ज़्यादा चीनी बना लूँ एरिया में सीड की वैरायटी चेंज करके। उन्होंने सीड की वैरायटी चेंज की। पूरा पाकिस्तान 8 और 9% चीनी बनाता था, इन्होंने 10 और 11% चीनी बनाना शुरू कर दी। तो ये पाकिस्तान के सबसे लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बन गए, और स्टॉक जो है वो 6 करोड़ रुपए से 2014 के एंड तक मेरा ख्याल है 18 अरब रुपए का हो चुका था। 2 का स्टॉक उस वक्त 60 मिलियन शेयर हो गया था, तो 2 का स्टॉक 300 रुपये हो चुका था। और मैं बैठ के सोच रहा था कि देखो एक और नेशनल फूड्स तो ना मैं नहीं ढूंढ सकता, मेरे अंदर कैपेसिटी ये पता करने की नहीं है कि अगली नेशनल फूड्स क्या बन सकती है, कौन सी कंपनी बन सकती है।
फिर मैंने कहा अच्छा चलो ये हो गया है, तो अब मैं बैठ के देखता हूँ कि 2008 के क्रैश के बाद से, बेचारे हम लोग उस वक्त नहीं आए थे तो उस वक्त क्रैश के बारे में बहुत बात होती थी कि 2008 से लेके और 2014 तक बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनी कौन सी होगी। मैंने देखा यार कि फिर शुगर कंपनी निकल आई है, तो एक कंपनी है मेहरान शुगर। मेहरान का स्टॉक मेरा ख्याल है 5 रुपये होता था 2008 में, और वो 100 रुपये हो गया था। तो मैं बैठ के सोच रहा था कि अच्छा इसने ऐसा क्या किया। जब उसकी रिपोर्टें खोलना शुरू की तो पता चला इसने भी सीट चेंज किया था। अच्छा। तो मैं इस पे लग गया ये पता करने पे कि अब कौन सीट चेंज कर रहा है। तो एक वेबसाइट है पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ शुगर टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से। उस वेबसाइट पे एक रिपोर्ट लिखी हुई थी कि एक कंपनी है फरहान शुगर। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन अपनी वेबसाइट पे डाली हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि हमने अपने एरिया में सीट चेंज कर दिया है और अब हमारी रिकवरी बढ़ जाएगी। पब्लिकली अवेलेबल प्रेजेंटेशन रखी हुई है। तो अगर कोई समझ ले कि शुगर में क्या हो रहा होता है, तो वो स्टॉक 40 रुपये था उस वक्त। मेरा करियर शुरू हुआ था 2 साल हुए थे, तो मैंने कुछ शेयर्स ले लिए। अच्छा, आपने पकड़े? मैंने पकड़े, जो 40 से 160 हो गया और मैंने बेच दी। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने रिसर्च की ऑन व्हाट वर द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज, और फिर मैंने वही ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर लिया कि अब मैं क्या ऐसी चीज़, मतलब पहले क्या हुआ था और उसके हिसाब से अब यही चीज़ किस कंपनी में हो रही है और मैं वो काम कर लूँ। अभी जैसे हमारी कभी कोई फॉरेन फंड मैनेजर से बात हो रही होती है ना, तो वो अभी भी यही कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि अच्छा इंडिया में जो है ना, जब जीडीपी पर कैपिटा $1500 से $3000 हुआ, या जब वियतनाम में $1500 से $3000 हुआ, तो उन मुल्कों में क्या हुआ। तो एक तो ये हुआ कि उन मुल्कों में गाड़ियाँ बहुत बिकी, उन मुल्कों में अप्लाइंसेस बहुत बिकी। तो आप देखेंगे पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में अप्लाइंसेस के कुछ नए प्लेयर्स आए हैं। मतलब आर्टशिलिक ने डॉलेंस ख़रीद लिया, एक और कंपनी ने हायर ख़रीद लिया। मार्केट में रूमर है कि एक कंपनी जो है वो पेल को देख रही है एक्विजिशन के लिए। तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा इंडिया में ये हुआ था, वियतनाम में ये हुआ था, थाईलैंड में बहुत पहले ये हुआ था। तो आप ट्रेंड ही ढूंढ रहे होते हो कि, तो एक तरीका बहुत अच्छा ये भी होता है स्टॉक्स ढूंढने का कि आप देख लें कि दूसरे ममालिक में क्या हुआ है, और अगर वही चीज़ पाकिस्तान में हो गई, जो कि अभी ज़ाहिर है किसी को होती भी नहीं लग रही, सही है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा अर्ली 2000 में $500 था। मुल्क बहुत बुरा चला है, लेकिन अभी $1500 पे हैं हम। तो जो पहले होता था उससे बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं अभी। मतलब अगर आप 2005, 6, 7, 8 की साइकिल देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेहरान, ऑल्टो, ये वाली गाड़ियाँ बिकती थी। गाड़ियाँ अभी भी उतनी ही बिकती हैं या कम बिकती हैं अब तो, लेकिन अब बड़ी गाड़ियाँ बिकती हैं। अब आप देखेंगे कि सुजुकी की उतनी गाड़ियाँ नहीं बिकती हैं, और आप क्रॉसओवर्स देखेंगे तो वो ज़्यादा बिकती हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं चीज़ें ढूंढने के। सही। और आप उन लकी लोगों में से हैं जो ढूंढ चुके हैं ये चीज़ें और फ़ायदा भी उठा चुके हैं। देखें पता नहीं, मतलब एक शौक था, और सारे लक, जब आप काम करते हैं तो आपकी लक भी चल जाती है कभी कभी, कभी कभी नहीं भी चलती है। अच्छा यूसुफ भाई, हमारी स्टॉक मार्केट में ये सट्टेबाजी और इनसाइड ट्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? होती तो है। देखिए हर मार्केट में होती है, सही है। और 500 में से ना हर वक्त 2 स्टॉक्स में कुछ ना कुछ हो रहा होता है टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट मैनिपुलेटेड है या मार्केट में सिर्फ इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। अभी मैंने आपको ये फरहान शुगर वाली चीज़ बताई, इसमें क्या इनसाइडर ट्रेडिंग थी बताएं। स्टॉक 4 टाइम्स हो गया, लेकिन एक चीज़ समझी और कर ली। तो पूरी मार्केट में हर वक्त ये नहीं हो रहा होता। इनसाइडर्स भी ट्रेड कर रहे होते हैं और दूसरों का हक मार रहे होते हैं, और मैनिपुलेशन भी हो रही होती है मार्केट के अंदर, सही। लेकिन कोई एक इलिक्विड स्टॉक को कॉर्नर करके और खींच सकता है, लेकिन पूरी मार्केट को इस वक्त कोई भी नहीं ला सकता। कोई इलिक्विड स्टॉक को कोई मैनिपुलेट कर सकता है, लेकिन आप आज कोई OGDC के स्टॉक को मैनिपुलेट तो करके दिखाए। कंपनीज बड़ी हैं, नहीं, मैनिपुलेशन जो है ना वो पूरी मार्केट में हर वक्त नहीं हो सकती। और देखें, इन्वेस्टिंग, अगर आप स्पेसिफिक स्टॉक्स पिक कर रहे हैं ना, तो इन्वेस्टिंग ऐसे है कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और ना आप बोल्ड हो सकते हैं, ना आप LBW हो सकते हैं। आप शॉर्ट मार के सिर्फ कैच आउट हो सकते हैं। और टेस्ट मैच, और 5 दिन का नहीं है, 50 साल का मैच है। आपने 25 साल की उम्र में शुरू किया, जब तक आप 75 नहीं हो जाते उस वक्त तक आप इन्वेस्ट करते रह सकते हैं। आप जब शॉर्ट मारेंगे तो ही आप आउट हो सकते हैं, और आपको हर चीज़ पे शॉर्ट नहीं मारना है, आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं। और जब आपको बॉल ऐसी मिलेगी उस पर आप मार सकते हैं तो आप उस वक्त मारें। कुछ लोगों की स्ट्रैटेजी होती है कि वो सिंगल डबल करते हैं, डिविडेंड वाले स्टॉक्स ले लें, हर साल 10, 15, 20% रिटर्न बन जाता है उनके ऊपर। लेकिन आपने कंपनी ये सोच के खरीदनी है कि मैं कंपनी खरीद रहा हूँ, तो इफ़ द कंपनी डज वेल इन द लॉन्ग टर्म यू विल डू वेल।
इफ़ द कंपनी डज नॉट डू वेल, जैसे आप OGDC का कह रहे हैं, तो OGDC में क्या हुआ है पिछले 20 साल में? OGDC में पिछले 20 साल में ये हुआ है कि डॉलर में OGDC की अर्निंग्स सेम, रुपए में OGDC की अर्निंग्स बढ़ रही हैं और डॉलर में OGDC की अर्निंग्स एग्जैक्टली सेम है। और दूसरा ये भी, एक तो अर्निंग सेम है और दूसरा ये कि OGDC को जो रिसीव करने हैं पैसे आगे से, OG उधार पे सामान बेचे जा रहे हैं और पैसे ही नहीं आ रहे, तो वो अमाउंट बढ़ती जा रही है, तो स्टॉक ने कैसे बढ़ना था? जब सामान उधार पे बेचोगे आप, सर्कुलर डेट में फंसी हुई है क्या? फ़र्ज़ करें आपको यूट्यूब से पैसे मिलते हैं लेकिन फेक अकाउंट में नज़र आ रहे हैं और यूट्यूब कभी पेमेंट ना करता हो, तो आपका स्टॉक तो नहीं बढ़ेगा ना। बस OGDC में ये हुआ है। लेकिन इसी की जगह अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले लेते जिसके अंदर तो देखें, अगर आप काम किए बगैर कर रहे हैं ना, तो फिर आप डार्ट्स फेंक रहे हैं। सही, वो डार्ट कभी आपका किसी का अच्छा लग जाएगा, किसी का बुरा लग जाएगा, ज़्यादातर तो लॉस ही होता है। लेकिन एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया है ना जिसने, और 20 साल जो करता रहा है, उसके पास आज बहुत पैसे हैं। अच्छा यूसुफ भाई, मैं खुद भी स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने एक दो चीज़ें नोट की, वो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछना चाह रहा हूँ। हर स्टॉक की लाइफ में कोई 1-2 साल ऐसा आता है कि जब वो बहुत ज़्यादा गेन देता है, मल्टीप्लाई 4 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे TRG है, एक वक्त में वो 17 रुपये पे था, अगर उसको हम 1.5-2 साल के बाद देखें तो वो 150 पे चला गया। इसी तरह सिस्टम है, यूनिटी है, TLP है। तो अगर इस तरह के, जाहिर सी बात है कि इस कीमत पर भी किसी ना किसी ने पकड़ा होगा ना इन स्टॉक्स को। अगर हम, जैसे आपने पकड़ा, आपने बताया 1-2 स्टॉक अभी, तो अगर हम फरहान शुगर मिल का आपने बताया, अगर हम पकड़ना चाहें तो हम क्या वर्कआउट करें और क्या हम पकड़ सकते हैं ऐसे स्टॉक्स को? देखें, वो कर सकता है जो बहुत ज़्यादा टाइम रिसर्च के लिए डेडिकेट कर सकता है। सही है, एक बहुत ज़्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा और दूसरा चीज़ें कर करके सीखना पड़ेगा। सही, चीज़ें कर करके सीखना पड़ेगा, और जब आप सही हो जाएं तो भी आप उसको एनालाइज़ करेंगे ये आप सही क्यों हुए थे, और जब आप गलत हो जाएं तो भी आप उसको एनालाइज़ करेंगे आप गलत क्यों हो गए थे। और आपका एक मेंटल फ्रेमवर्क बन जाएगा कि अच्छा मैं इस तरीके से इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें कि कुछ लोग होते हैं जो ग्रोथ ढूंढ रहे होते हैं, सही है, और वो कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं ये फिगर आउट करने में कि कौन सी कंपनीज ग्रो कर जाएंगी। सही, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये फिगर आउट कर लेते हैं कि अच्छा ये बहुत बड़ा एसेट बहुत सस्ता मिल रहा है और ये टर्न अराउंड होने वाला है। फिर कुछ लोग होते हैं जो मार्केट में टेक्निकल्स देके ये फिगर आउट कर लेते हैं कि बस ये वाला अभी बहुत बढ़ जाएगा और स्टोरी नहीं पता होती। तो सबका अपना स्टाइल होता है ऑफ इन्वेस्टिंग, और सबका अपना स्टाइल होता है और सब ने अपने स्टाइल के ऊपर बहुत मेहनत की होती है। ठीक है, तो बहुत रिसर्च जाएगी। अपने आप को सराउंड करें विद लोग जिनको आपसे ज़्यादा आता हो किसी भी टॉपिक के ऊपर। जैसे अगर आप ऑयल मार्केटिंग समझ रहे हैं तो आप ऑयल मार्केटिंग, जिसको बिज़नेस बहुत पहले से समझ में आता हो, आप उससे बात करें। अगर आप बैंक्स समझना चाहते हैं तो आप बैंकर्स से बात करें, आप बिज़नेस समझें, आप हिस्टोरिकल डेटा देखें, आप दूसरे मुल्कों में देखें क्या हुआ है। आपको अगर सीमेंट समझना है तो आप देखें पिछले 30 साल में पाकिस्तान में सीमेंट्स में क्या हुआ है, और फिर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे क्या कोई ट्रेंड है, क्या कोई ट्रेंड है पिछले 20-30 साल से, कोई चीज़ क्या बार बार हो रही है, और फिर आप ये फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे क्या वही चीज़ दोबारा हो सकती है। तो बहुत मेहनत और रिसर्च जाती है, कर कोई भी सकता है। जो है, कुछ लोग नेचुरली अच्छे होते हैं, कुछ लोगों को फ़ौरन चीज़ें क्लिक करती हैं, कुछ लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत तो किसी भी काम में कोई भी अगर इंसान करे तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो काम कैसे होता है। सही। अच्छा, स्टॉक मार्केट के अक्सर ग्रुप्स में बहस चल रही होती है, चिट चैट हो रही होती है, तो लोग कहते हैं कि फंडामेंटल्स पे काम करना चाहिए, कुछ जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, टेक्निकल पे काम करते हैं। तो मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप टेक्निकल पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते, आप फंडामेंटल्स को ज़्यादा देखते हैं। देखिए, मैंने ना शुरू में टेक्निकल्स भी देखे हैं, मैंने फंडामेंटल्स भी देखे हैं, मैंने 4 तरह की चीज़ें करने की कोशिश की है। फिर मैं कह रहा हूँ ना कि सबका एक स्टाइल बन जाता है। और फिर ज़ाहिर है मैं इक्विटी रिसर्च में एज अ प्रोफेशन भी रहा हूँ। तो जब आप इक्विटी रिसर्च में एज अ प्रोफेशन रहते हो तो आप जनरली फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे होते हो। ठीक है। और फिर जिन लोगों को मैं इंटरनेशनल मार्केट्स में जिनके बारे में पढ़ रहा होता हूँ या जिनको फॉलो कर रहा होता हूँ वो जनरली वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं। तो मेरा एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फंडामेंटल एनालिसिस। और इस दफ़ा मैंने अभी एक नई चीज़ शुरू की है कि 1-2 अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट को मैं जानता हूँ। तो जब मुझे कुछ स्टॉक समझ में आ जाता है और मैं लेने वाला होता हूँ या मैं पिच करने वाला होता हूँ किसी को, तो मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि भाई कैसा लगता है। तो ये मैंने अभी एक एक्टिविटी शुरू की है पिछले 3-4 महीने में कि भाई तुम्हें समझ में आता है। तो अगर वो भी हाँ बोल देता है तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जबकि उससे कोई फ़र्क मुझे पड़ना नहीं चाहिए। यानी फिर भी आप समझते हैं कि टेक्निकल कुछ होता है? देखिए, लोगों के लिए काम तो करता है, सही है, लोगों के लिए काम करता है।
मैं अपने पैसे कोई चार्ट देख के और लाइनें बना के नहीं डाल सकता। मैं पूरा महीना काम किया और फिर उसके एंड में जो पैसे आए, जो बड़ी मुश्किल से मैंने बचाए, वो मैं किसी चार्ट पे लाइंस बना के अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मुझे बहुत मसला होगा उस बात से। लेकिन लोग ना बहुत दफ़ा रेफ्रिजरेटर ख़रीदते हैं तो रिसर्च करते हैं, फ़ोन ख़रीदते हैं तो बहुत रिसर्च करते हैं, गाड़ी ख़रीदते हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं, लेकिन मेहनत की कमाई हुई रिसर्च किए बगैर पैसे जो है ना वो स्टॉक्स में डाल देते हैं। तो मुझसे नहीं होता वो। बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, बहुत मुश्किल से पैसे सेविंग होती है सबकी, और बगैर रिसर्च के वो कोई स्टॉक खरीद लेते हैं। अच्छा, अभी हम स्टार्ट में जो है वो सर्कुलर डेट की बात कर रहे थे। तो मुझे ये बताएं कि अगर ये मसला हल हो जाता है, हुकूमत ये मसला हल कर लेती है या इस पे काबू भी पा लेती है, तो आपके ख़्याल में कौन सी कंपनी स्टॉक मार्केट में हैं जिनको डायरेक्टली फ़ायदा पहुँच। देखें, जो डायरेक्टली रिलेटेड है ना, वो एक आपकी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ है, OGDC PPL। फिर आपके ये जो गैस की जो दोनों कंपनी है, SSGC SNGP, इन दोनों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। फिर PSO के पास बहुत ज़्यादा एक वो रखा हुआ है, और फिर जितनी पावर कंपनीज़ हैं उन सब का एक रिसीवेबल खड़ा हुआ है। तो ये पूरा इशू रिजॉल्व हो जाता है अगर पुराना डेट भी वापस हो जाता है। सही, अगर पुराने पैसे भी मिल जाते हैं तो पावर प्लांट्स को भी पैसे मिल जाएंगे। अगर ये सिर्फ बढ़ना बंद हो जाता है तो OGDC की जो अर्निंग आ रही है वो अब और उधार मजीद नहीं दे रहा होगा, तो जो पैसे बन रहे होंगे वो एक्चुअली OGDC को कैश मिल रहे होंगे, जो PSO पैसे बना रहा होगा वो एक्चुअली उसको कैश मिल रहे होंगे। और ज़ाहिर है ये अभी कंपनी ट्रेड इस तरीके से कर रही हैं कि उसके अंदर बिल्ट इन है कि भाई कुछ सेल जो है ना वो कुछ उधार तो हर साल बढ़ता जाएगा, जो प्रॉफिट है वो उधार में जाता जाएगा और कोई ग्रोथ नहीं आएगी। तो स्टॉक्स थोड़े से इस तरीके से, लेकिन जब आप किसी स्टॉक को देखें इनमें से भी, तो आप सही से उसको एनालाइज करने की कोशिश करें कि भाई कि किन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा अगर सर्कुलर डेट की एक्यूमुलेशन रुक जाए, और किन कंपनीज़ को फ़ायदा होगा अगर एक्चुअल सर्कुलर डेट कम हो जाए। ठीक है। सही है। एक ये है कि भाई जितना जमा हो गए हैं पैसे उससे बस और बढ़ना बंद हो जाए, तो आगे जितने पैसे बनेंगे वो पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर बढ़ना नहीं बंद हुआ, और एक एक पहला स्टेप है बढ़ना बंद हो जाए, दूसरा स्टेप है कि जो पुराने पैसे हैं वो मिल जाए। तो किसको पुराने पैसे मिलने से फ़ायदा होगा, किसको बढ़ना बंद होने से फ़ायदा होगा, कौन सी कंपनी किस तरीके से प्राइस्ड है, सही, ये भी देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी किस प्राइस पे मिल रही है। और प्राइस से मेरा मतलब ये है कि पूरी के नंबर ऑफ़ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक प्राइस, पूरी कंपनी कितने की मिल रही है, कर्जा कितने का है, पूरी चीज़ को देखें। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ और कि जो हमारी आईपीपीज़ हैं, ये इनके साथ मुआहदे मेरा ख़्याल है 3-4 साल बाद ख़त्म हो रहे हैं। आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ। तो एक तो ये बताएँ कि मुआहदे कब ख़त्म हो रहे हैं, और दूसरा ये बताएँ कि जब ये मुआहदे दोबारा से होंगे फिर क्या होगा? देखें, एक तो ये है कि मुआहदे सबके अलग-अलग डेट्स पे ही सारे ख़त्म हो रहे हैं। और अगर हम सिर्फ स्टॉक के देखें, मुझे नहीं लगता कि जो पुराने प्लांट्स हैं उनकी कोई ज़्यादा रेट के ऊपर रिविज़न होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास नए प्लांट्स बहुत सारे लगे हुए हैं। तो उस बिजली की तो अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो मोस्ट लाइकली यही होगा कि वो उसके बाद प्लांट्स बंद रहेंगे। स्टॉक्स में ये देखना होगा कि क्या उनको पुराने पैसे मिल जाएंगे या नहीं। नहीं, अगर बंद रहेंगे तो शेयर होल्डर्स का क्या होगा फिर? नहीं, तो देखें, वो तो कंपनी ही इसलिए लगी थी कि ये इन 30 साल तक प्लांट चलेगा और फिर ये पूरे पैसे मिल जाएंगे शेयर होल्डर्स को। ठीक है। तो उसके बाद ये देखना होगा कि जब ये बंद हो जाएगा तो जितना रिसीवेबल खड़ा हुआ है वो पैसे कब मिलेंगे शेयर होल्डर को। ठीक है। तो उसके हिसाब से फिर इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई ये पूरे पैसे जो इसके पास जो खड़े हुए हैं, जो हुकूमत से लेने हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से लेने हैं, ये पैसे कब मिल जाएंगे। तो अगर किसी को लगता है कि वो पैसे जल्दी मिल जाएंगे तो फिर, और स्टॉक प्राइस के हिसाब से वो सही लग रहा है, तो फिर वो पैसे इन्वेस्ट किए जा सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं मिलेंगे तो फिर नहीं देखना चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया यूसुफ़ भाई आपके वक़्त का। इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। थैंक यू।